अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ग्लोबल एनालिसिस। ग्लोबल एनालिसिस क्या चीज़ है? एनालिसिस का मतलब होता है कि तज्जिया, किसी चीज़ का आप तज्जिया करते हो, ठीक है। तो ग्लोबल एनालिसिस जो है वो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, जिस तरह आपका ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर हो गया, टेक्निकल फैक्टर हो गया और प्रोडक्ट फैक्टर हो गया। ये तीन मेन फैक्टर हैं जिनका हम ग्लोबली जो है ना जिनका इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। ये अपना ग्लोबल इन्फ्लुएंस रखती हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर और डिज़ाइन पर, ठीक है। ये डिज़ाइन आर्किटेक्चर सिस्टम डिज़ाइन पर जो है ना इन तीन जो फैक्टर हैं इनका ज़्यादा एक इन्फ्लुएंस होता है। किसका? ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर, टेक्निकल फैक्टर और प्रोडक्ट फैक्टर। तो इनका हम एनालिसिस करते हैं। तो इसका एनालिसिस, इन चीज़ों का हम क्या, इसको क्या कहते हैं? ग्लोबल एनालिसिस। There are different global strategies that guide the architecture, design and improve flexibility with respect to the factors identified। यानी अपने जो हर एक के लिहाज से जो फैक्टर है उसके लिहाज से हम उसका तज्जिया करते हैं। और ये एक मेथड है। ये क्या है? ग्लोबल एनालिसिस एक स्पेसिफिक एक मेथड है जो एनालिसिस करता है वेरियस फैक्टर्स की, सही। तो ये ग्लोबल एनालिसिस, इसमें हमारे पास तीन आ गए हैं। ये तीन चीजें जो जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें तीन फैक्टर्स हम लेते हैं इसके एनालिसिस में। एक ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर होता है। ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर में फिर मजीद चार चीजें आ जाती हैं हमारे पास। ऑर्गेनाइजेशन साइज आ जाता है, ऑर्गेनाइजेशन लाइफ साइकिल, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी आ जाती है और इन्वायरमेंट आ जाती है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो साइज है, ऑर्गेनाइजेशन साइज जो है वो उसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन में कितने स्टाफ है, उसमें स्टाफिंग कितनी है, ठीक है, उसमें एम्प्लॉयज कितने हैं, ठीक है, उसमें आपके रिसोर्सेज कितने हैं, ठीक है, आपका स्ट्रक्चर कितना है, मतलब बिल्डिंग्स किस किस तरह की हैं, ठीक है, उसमें कंप्यूटर वगैरह कितने हैं, ठीक है, लोग किस तरह काम कितने लोग काम कर रहे हैं। ये साइज आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो उसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये उस चीज को हम एनालाइज, उसका तजिया करते हैं। और ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ साइकिल क्या है? ऑर्गेनाइजेशन लाइफ साइकिल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का थ्रू आउट जो लाइफ होती है, यानी वो डिफरेंट स्टेजेस से जब गुजर कर बनती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। जिस तरह इंसान जो है वो मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजर कर पहले बच्चा होता है, फिर जो है ना फिर जवान होता है, फिर बूढ़ा, इस तरह जो है ना ये स्टेज मुख्तलिफ होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन भी इन स्टेजेस से गुजर कर आती हैं और वो मेच्योर होती हैं। Organization life cycle is just like a human life cycle which progress through stages, ठीक है, जो stages के through progress करता है, known as life cycle। इसको हम life cycle कहते हैं organization में। There are four stages in life of an organization। उनमें उसकी birth stage है, ठीक है। At birth stage the organization is at the beginning। here there is not enough structure of an organization। ये पहली पहली स्टेज होती है, जैसे एक हेल्पलेस बच्चा होता है जिस तरह अपनी पहली स्टेज में, ठीक। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अभी संभल रही होती है, अपने स्ट्रक्चर पे जोर देती है, ठीक है। और जो यंग उसकी एज आती है तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन ट्राइंग टू ग्रो, वो ग्रो करने की कोशिश कर रही होती है। उसने एक बेस बना ली पहले बर्थ में, ठीक है, अपने आप को एक स्टेब्लिश कर लिया, फिर अब ज्यादा मजीद स्टेब्लिश करने की या ग्रो करने की वो कोशिश कर रही होती है। एंड ऑन दिस स्टेज द ऑर्गेनाइजेशन वुड स्टार्ट एंटरिंग द मार्केट। और वो मार्केट में अपना नाम बनाने के लिए जो है ना वो कदम रख देती है, ठीक है। यानी कब वो मार्केट में कदम रखना शुरू कर दे और पहले से स्ट्रांग हो चुकी होती है। और इस स्टेज पर जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है ना वो नजर आना शुरू हो जाता है, ठीक है। यानी आपकी स्टाफिंग वगैरह आप शुरू कर देते हो, ठीक है ना। उसमें आप अथॉरिटीज जो है ना वो डेलीगेट करना शुरू कर देते हैं लोगों को, ठीक है ना, कि फलां बंदा उसका ये काम होगा, उसका ये काम होगा, कितने सबऑर्डिनेट्स होंगे, कितने मैनेजर्स होंगे, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें
आप इस लेवल पे करने शुरू कर देते हैं। मिडल लाइफ at this stage the organization has achieved a high level of success। ठीक है, यानी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो अपने एक सही लेवल पे, अच्छी लेवल पे जो है ना वो अपने स्ट्रक्चर को जो है ना विद कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड ग्रोइंग स्ट्रक्चर जो है ना वो एक सामने आ जाती है, उभर कर सामने आ जाती है। तो इसलिए अब हमें स्टाफ की भी ज्यादा जरूरत पड़ती है पहले की निस्बत, ठीक है ना, मिडल लाइफ में। तो ये उसका मिडल लाइफ हो गया। इसी तरह मेच्योरिटी, जिस तरह इंसान मेच्योरिटी के लेवल पे पहुंचता है, ठीक है, तो इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन भी अपने लेवल पे पहुंच जाती है। मेच्योरिटी इज द हाईएस्ट लेवल where an organization tend to become less interested to expand its structure। ठीक है ना, यानी वो एक अपने मयार पे, एक पीक पे पहुंच जाती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, और पहले से ज्यादा स्ट्रांग, इनोवेटिव और हाईली एफिशिएंट हो जाती है, ठीक है ना, वो अपनी प्रोडक्टिविटी के लिहाज से, ठीक है, वो बहुत आगे चली जाती है। तो ऑर्गेनाइजेशन इन चारों मराहिल से गुजरती है, ठीक। तो ये उसके डिफरेंट वो होगा। और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज क्या होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज असल में प्लानिंग्स होती हैं, ठीक है ना, कि आप डिफरेंट चीज़ों को आप प्लान करते हो। जिस तरह प्लानिंग में क्या आता है, ऑर्गेनाइजिंग होती है, ठीक है, आप उसमें प्लानिंग होती है, उसमें आप क्या करते हो कि भाई हमने सेल कैसे बढ़ानी है, ठीक है, नया प्रोडक्ट मार्केट में कैसे लॉन्च करना है, वगैरह वगैरह। तो प्रॉफिट मार्जिन को हम किस तरह रखेंगे, ठीक है, ताकि हमारी सेल जो है वो अच्छी हो, क्वालिटी के लिहाज से जो है ना वो सोच विचार की जाती है, वगैरह वगैरह। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज होती हैं मुख्तलिफ। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं। एक तो इन्वायरमेंट आ जाता है। इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ही अहम चीज़ है, बहुत ही अहम रोल अदा करता है किसी भी इन्वायरमेंट की लाइफ, ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ में। इन्वायरमेंट का एक बहुत बड़ा हाथ होता है कि आपका ये इन्वायरमेंट क्या होता है। इन्वायरमेंट इज द कंडीशन वेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट, यानी वो माहौल जो आप देते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है ना, जहाँ पे वो काम कर रही होती है। जैसे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, ठीक है, पीस इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट, ठीक। अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी किसी मुल्क में तो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज या जो सनत है वो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से वर्क कर सकती है और प्रॉफिटेबल हो सकती है, मुल्क के लिए भी और अपने लिए भी, ठीक। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का होना ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की स्टेबिलिटी के लिए। पीस इन्वायरमेंट ये बहुत अहम फैक्टर है, ठीक है, कि अगर किसी मुल्क में अमन नहीं होगा तो अमन जो है वो एक की एक वो है फैक्टर है, ठीक है, कि अगर आपकी पीस इन्वायरमेंट सही होगी तो वो ऑर्गेनाइजेशन सरमायाकार आएंगे, ठीक है, वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन फैक्ट्रीज लगेंगी, सरमायाकारी होगी, मतलब है खुशहाली आएगी, ये वगैरह। तो पीस इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ही अहम एक चीज़ है। लीगल इन्वायरमेंट, ठीक है, ये भी उसकी लॉ एंड ऑर्डर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है ना वो भी इसमें मैटर करती है, ठीक है, जैसे पीस वाली हो गई या लीगल इन्वायरमेंट, ताकि लीगल का मतलब है कि आपको कोई हर्डल्स ना हो लीगली तौर पर, ठीक है, आपने अपने आप को अलाउ करवाना है या जो भी है, मतलब है, तो वो सारी कंडीशंस इसमें आ जाती हैं। सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट, ठीक है, ये भी एक मतलब है उसमें मैटर करती है कि वहाँ का माहौल कैसा, उसका कल्चर कैसा है, उस जगह का या उस मुल्क का, उस शहर का, उस कंट्री का, ठीक है, वहाँ के लोग, उनका सोशल जो एक सिस्टम है वो कैसा है। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, आपकी किस में, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज में आ जाती हैं। अब इन्वायरमेंट जो है ये क्या है, इन्वायरमेंट फिर मजीद दो हिस्सों में इसको हम वो करते हैं, डिवाइड करते हैं। इसकी दो किस्में, मतलब स्टेबल इन्वायरमेंट है और डायनामिक इन्वायरमेंट है। तो स्टेबल इन्वायरमेंट में जो है ना ये कस्टमर की डिमांड जो है वो अनचेंज रहती हैं, यानी चेंज नहीं होती, स्टेबल रहती हैं, ठीक है। मसलन कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो तब्दील नहीं होते, ठीक है, जैसे स्टेशनरी आइटम्स हो गए, ठीक है,
जिस तरह आपके स्टेपलर पिन्स हो गए, अगर आज से 30 साल पहले स्टेपलर पिन की डिबिया या स्टेपलर पिन वही थे तो आज भी वही है, ठीक है। तो उम्मीद है कि अगले भी कई सालों में इसी तरह ही रहेंगे, ठीक है। तो यानी कागज की क्वालिटी है, जैसे पहले भी 90 ग्राम का 70 ग्राम का डिफरेंट आते हैं ना हर क्वालिटी में। तो वैसे अगर हम आज भी लेने जाएं तो भाई हम डिमांड करते हैं कि हमें 90 ग्राम का चाहिए, तो वैसे ही होगा कागज, ठीक। इसी तरह डायनामिक जो इन्वायरमेंट है, तो डायनामिक इन्वायरमेंट जो है ना उधर वो कंटिन्यूअसली चेंज होते रहते हैं कस्टमर की डिमांड्स। मसलन कंप्यूटर इंडस्ट्री है, ठीक है ना, पहले P1 थे, ठीक, P2 फिर आया, फिर P3 आया वगैरह, फिर कोर सीरीज, कोर i7, कोर i5 वगैरह, ये क्वाड कोर, ऑक्टा कोर वगैरह, ये सारे जो है ना आते रहे हैं। मतलब इसी तरह आप सॉफ्टवेयर में देखें तो पहले वर्जन डिफरेंट थे, तो फिर उन्होंने नई इनोवेशन करके तो मुख्तलिफ वर्जन जो है वो आ गए। तो ये डायनामिक इन्वायरमेंट आपकी होगी जहाँ पे चेंजेस होती हैं, ठीक, जहाँ पे चेंजिंग का माहौल है। टेक्निकल और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स ये क्या होते हैं? तो in technological or technical factors, the technology is incorporated or embedded into the product by using, किस तरह, यानी टेक्निकल फैक्टर्स क्या होते हैं कि जब हम टेक्नोलॉजी जो है ना इनकारपोरेट कर देते हैं अपने प्रोडक्ट में। जनरल पर्पस हार्डवेयर इसमें आ जाता है हमारे पास, जिस तरह प्रोसेसर हैं, हार्ड डिस्क है, मेमोरी है, नेटवर्क कार्ड है हमारे, ठीक है ना। तो इनमें हम जो है ना वो क्या करते हैं कि टेक्नोलॉजी को हम इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। जिस तरह हमने पहले कहा है कि प्रोसेसर पहले P1 था, P2 फिर आया P3 वगैरह वगैरह। तो ये क्या है, इसमें हमने वो कर दिया ना, ये टेक्नोलॉजी को हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया, ठीक। इसी तरह रैम है, नेटवर्क कार्ड वगैरह वगैरह, ये सारे। तो डोमेन स्पेसिफिक हार्डवेयर एक स्पेसिफिक हार्डवेयर होता है डिजाइन टू ऑपरेट विद इन द डोमेन ऑफ इमेज प्रोसेसिंग, डोमेन ऑफ इमेज प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स वगैरह वगैरह। यानी ये एक खास डोमेन में, एक खास फील्ड में जो है ये हार्डवेयर हम यूज करते हैं। जिस तरह आप इमेज प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल करते हो, ठीक है, या कंप्यूटर ग्राफिक्स के लिए आप डिजाइन करते हो, ठीक है। तो ये डोमेन स्पेसिफिक आ गए। तो ये टेक्निकल आपके हो गए एस्पेक्ट। इसी तरह प्रोडक्ट के फैक्टर हैं हमारे। प्रोडक्ट के फैक्टर में क्या होता है कि प्रोडक्ट फैक्टर जो है is analyzed by the customer on the basis of following points on the following points। कैसे? इनमें हमारे पास डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट है और कस्टमर फोकस है। अब डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, यानी प्रोडक्ट का जो डिजाइन है वो अच्छा होना चाहिए और अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक है। अगर अट्रैक्टिव होगा तो उसकी सेल ज्यादा होगी और वो ज्यादा पसंद किया जाएगा, ठीक है ना। कस्टमर का फोकस भी उसी पे होता है, मतलब है। तो कस्टमर फोकस क्या है कि भाई इसका मतलब है, कस्टमर फोकस का मतलब है कि जो प्रोडक्ट आपने बनाया है जब, ठीक है ना, तो कस्टमर के लिए है ना। तो कस्टमर के जो की जो पॉइंट्स होते हैं, मतलब क्वालिटी हो गया, ठीक है, उसकी अवेलेबिलिटी हो गया, कॉस्ट हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ना ये आपने उसको मद्देनजर रखना होता है, ठीक है। यानी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, हर वक्त मिलना चाहिए, अवेलेबिलिटी उसकी होनी चाहिए, ठीक है, टाइमली अवेलेबल हो, ठीक है, कॉस्ट में भी वो मिनिमम हो। हर बंदे की यही ख्वाहिश होती है कि भाई मुझे कम पैसों में अच्छी चीज मिल जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। ये हमारे ग्लोबल एनालिसिस का एक वो था, टॉपिक था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। और चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा प्लीज़, ये आप हमारी हौसला अफजाई होती रहती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। थैंक यू।